ओके, कंटिन्यूइंग विद मोनोपोली। बताओ, मोनोपोलिस्ट प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर होता है? प्राइस मेकर होता है, तो प्राइस और आउटपुट दोनों वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि एक पॉइंट पे एक ही चीज डिसाइड कर पाएगा? एक ही चीज, प्राइस बढ़ेगी तो आउटपुट बिकेगा कम, और प्राइस कम करेगा तो आउटपुट बिकेगा ज्यादा। बताएं, एआर और एमआर कर्व कैसे बनेंगे? अपवर्ड या डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल? डाउनवर्ड स्लोपिंग। एआर बड़ा या एमआर बड़ा? एआर बड़ा होगा। डैश स्लोप ऑफ एमआर इज डैश ऑफ एआर। स्लोप ऑफ एमआर is dash of AR, twice of AR. MR curve divides the area between AR and y-axis in two equal parts. हाफ पे डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है। फिर बताएं, क्लोज सब्स्टिट्यूट है या नहीं? अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो बताएं, ईपी लेस देन वन, ईसी जीरो या वेरी लेस, ठीक है। फिर बताओ, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है या रेस्ट्रिक्शन है एंट्री करने? इफ देयर आर रेस्ट्रिक्शंस तो लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट होएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। किस तरह के रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं? लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शन है, कार्टेल, गवर्नमेंट कंट्रोल, गुडविल, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन, patent, and natural monopoly. Natural monopoly arises because of dash. Economies of scale. बताएं, कितने सेलर है इंडस्ट्री में? अगर एक सेलर है तो फर्म का सप्लाई इज इक्वल टू इंडस्ट्री का सप्लाई। क्या कोई मोनोपोलिस्ट कभी लॉस उठा सकता है? हाँ, मोनोपोलिस्ट कैन बी लॉस ओनली इन शॉर्ट रन, नॉट इन लॉन्ग रन। एम आई क्लियर? ठीक है, इतना हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। When you charge different price for different units of same commodity from different customers, जब a seller, जब a single या same seller charges different price for different units of the same commodity. बेटा क्वेश्चन ऐसा आया था, when dash prices are charged for dash units of dash commodity. Answer was different, comma, same. Am I clear? ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। तो जब आप अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो, अलग अलग कमोडिटी, सॉरी, अलग अलग यूनिट्स के लिए ऑफ द सेम कमोडिटी, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब, मैं भी सेलर हूँ, तुम भी सेलर हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर आता है तो कोई पेन तुम जो 10 रुपए में बेचते हो, सेम पेन वो मेरे पास आता है तो मैं 12 रुपए में बेचती हूँ। बेटा, क्या ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं। अलग अलग सेलर अपना अलग अलग प्राइस रख के बैठे हैं, मेरे मार्जिन ज्यादा है, तुम्हारे मार्जिन कम है, तो ये मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ कोई। मेरे सारे कस्टमर से मैं 12 रुपए लेती हूँ उस पेन के। ओके। लेकिन तुम अपने ही कस्टमर से किसी से 10 रुपए ले रहे हो, किसी से 8 रुपए ले रहे हो, तो वो ही पेन के जब आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, सेम सेलर ये कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझे क्या? दिस इज नोन एज व्हाट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हाँ। हम्म। तो तुम मुझे बताओ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किन किन टाइप्स का होता है? देयर कैन बी सेवरल कैटेगरीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम,
मूवी टिकट खरीदते हो, वीकेंड पे महंगी होती है, वीकडेज में सस्ती होती है। मॉर्निंग शोज सस्ते होते हैं, इवनिंग शोज महंगे होते हैं। ये किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है? टाइम। ठीक है। टाइम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, बेटा अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमेशा गलत ही होता है। ऐसा तो नहीं है। ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग टू डिस्क्रिमिनेट प्राइस। डिस्क्रिमिनेशन एज के बेसिस पे भी होता है। रेलवे टिकट सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए रेट अलग है, और नॉर्मल एज ग्रुप के लिए, वर्किंग एज ग्रुप के लिए रेट्स अलग है। ठीक है। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज। इनकम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे जैसे पीडीएस, लो इनकम ग्रुप को राशन शॉप्स के थ्रू चीजें मिल जाती है, लेकिन मिडिल या हाई इनकम ग्रुप को वो चीजें अवेलेबल नहीं होती है कम रेट्स पे। राइट। उसके अलावा पर्सन टू पर्सन डिस्क्रिमिनेशन होता है। अक्सर तुम भी जब तुम सीए बनोगे तो यू विल डिस्क्रिमिनेट, यार इस वाले क्लाइंट से इतना फीस लेना है, इस वाले क्लाइंट से इतना फीस लेना है। प्रोबेबली ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी सामने वाला पे कर सकता है। एम आई क्लियर? ठीक है। बड़ी कंपनी है तो सेम काम के लिए हो सकता है तुम ज्यादा फीस लो, लेकिन इंडिविजुअल रिटर्न्स है, इंडिविजुअल का काम है, तो हो सकता है तुम कम फीस चार्ज करो। यू आर मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीपल। वॉल्यूम के बेसिस पे हो सकता है। तुम बल्क में खरीदोगे बेचोगे तो तुम सस्ते में डील कर लोगे। कोई तुमसे इकट्ठा 100 यूनिट खरीद रहा है तो तुम हो सकता है पर यूनिट कम कर दो, लेकिन कोई एक ही यूनिट खरीद रहा है तो तुम बार्गेन नहीं करने वाले हो। ठीक। देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन इवन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। सेम चीज तुम्हारी विजयनगर पे भी ब्रांच है और राजवाड़ा साइड भी है, तो राजवाड़ा पे सस्ती में बिकेगी और विजयनगर साइड तुम महंगे में बेचोगे, क्योंकि वहां पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है। यू विल डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एम आई क्लियर? अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। सबसे पहली कंडीशन, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड प्राइस। यार थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए ना यार। मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन तब कर सकते हो जब आपका थोड़ा तो कंट्रोल है, या तो प्राइस पे या सप्लाई पे। तो बताओ क्या परफेक्ट कंपटीशन में डिस्क्रिमिनेशन हो भी सकता है? परफेक्ट कंपटीशन में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, यू आर प्राइस टेकर ओवर देयर। सेकंड, अलग अलग मार्केट्स में आप डिवाइड कर पा रहे हो आपके पूरे मार्केट को। यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डिवाइड योर मार्केट इनटू डिफरेंट सब मार्केट्स। आप अपने मार्केट को छोटे छोटे अलग अलग सब मार्केट में डिवाइड कर पा रहे हो। भले ही वो एरिया के बेसिस पे हो, भले ही वो कस्टमर के बेसिस पे हो, भले ही वो वॉल्यूम के बेसिस पे हो, आप डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब क्लास में अगर कोई फीस भरने आ रहा है और यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो फिर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। आपको सब बच्चों से सेम फीस ही चार्ज करनी है। राइट। लेकिन अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो कि यार इस इनकम ग्रुप के लिए हम इतने में ऑफर करेंगे, इस इनकम ग्रुप के लिए हम इतने में ऑफर करेंगे, राइट, तो दैट वुड बी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डिवाइड योर मार्केट इनटू सब मार्केट, छोटे छोटे हिस्सों में। देयर शुड बी डिफरेंट elasticities in different market, रुद्रांश। डिफरेंट मार्केट में अलग अलग इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ठीक है। बताएं। तुम मुझे बताओ, अगर तुमको लगता है तुम्हारे कस्टमर का इन इलास्टिक है डिमांड, तो तुम ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, या कब ज्यादा करोगे जब तुम्हारे कस्टमर का इलास्टिक है डिमांड? जब इन इलास्टिक डिमांड होता है तो प्राइसेस ज्यादा चार्ज की जाती है, और जब इलास्टिक डिमांड होता है तो प्राइसेस कम चार्ज की जाती है। क्लियर और नॉट? अरे हाँ या ना? ठीक है।
तो इन इलास्टिक डिमांड में यू विल चार्ज अ हायर प्राइस एंड इलास्टिक डिमांड में यू आर गोइंग टू चार्ज अ लोअर प्राइस। ठीक है। हाँ। क्योंकि जनरली अगर कस्टमर अपना डिमांड चेंज नहीं कर पा रहे तो तुम उससे ज्यादा भी ले लोगे ना तो भी वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा। ओके। इलास्टिक डिमांड वाले से तो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा लिया कि वो इधर उधर हो जाएगा। क्लियर और नॉट? फोर्थ, लो प्राइस कस्टमर should not sell the goods in high price market। मतलब से फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पे 12 रुपए का एक पेन बेचते हो और तुम्हारी एक और ब्रांच विजयनगर साइड है, पॉश एरिया। ओके। वहां पे वही सेम पेन तुम 15 रुपए में बेचते हो। मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ और मैं तुमसे यहाँ पे वो 12 रुपए में पेन खरीद लेती हूँ और मैं विजयनगर में जाके 13 रुपए में बेच देती हूँ। बैंड बच गई तुम्हारी, तुम्हारा मार्केट पूरा खत्म कर दिया। राइट। मतलब मुझे ये सब तभी करना चाहिए, तुम्हें ये सब तभी करना चाहिए जब मैं एज इन कस्टमर, लो प्राइस मार्केट की कस्टमर, हाई प्राइस मार्केट में जाके गुड्स ना बेच दो। ठीक है। तभी तुम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारा पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा। ठीक है। रिपीट। पता है पहला कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कम कंट्रोल ओवर सप्लाई। दूसरा, डिफरेंट सब मार्केट्स में आप डिवाइड कर पा रहे हो। इन इलास्टिक है अगर डिमांड तो प्राइस हाई चार्ज करोगे, और इलास्टिक है तो प्राइस कम चार्ज करोगे। एंड लास्टली, लो प्राइस कस्टमर शुड नॉट सेल द गुड्स इन हाई प्राइस मार्केट। बेटा एक क्वेश्चन आया है कि फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन शुड बी सक्सेसफुल, डिफरेंट सब मार्केट्स में इलास्टिसिटी शुड बी कैसी? इट शुड बी डिफरेंट, इट शुड नॉट बी सेम। अगर अलग अलग सब मार्केट में इलास्टिसिटी सेम रख के बैठे हो तो वही दिक्कत है, फिर तो नहीं बेच पाओगे। ओके। लो, अब अगली चीज पर आते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना क्यों है? व्हाट आर द रीजंस या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, या ऑब्जेक्टिव प्राइस से, ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? आपको क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन करना है? बिकॉज यू वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट। किसी से ज्यादा पैसे ले लो, किसी से कम ले लो, डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहती है। पहला कारण यही है। दूसरा, यू विश टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स। बेटा चाइना जो कर रहा है वो यही है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी देख के गुड्स निकाल दो। ठीक है। इंडिया में सस्ते गुड्स की डिमांड है, चीप डॉट रेट पे निकाल दिए उनने गुड्स और बहुत सारे लोग खरीदते हैं। ओके। ठीक है। दे आर चार्जिंग गुड्स की प्राइस अकॉर्डिंगली एज पर द पेइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल। ओके। एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू कैप्चर फॉरेन मार्केट्स ऑल्सो। आपको इसके साथ साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट भी मिलेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों? ज्यादा सेल आ पा रही है ना, जैसे चाइना का हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पे बेच रहा है। ठीक है। ना सिर्फ उनकी कंट्री में, दे आर सेलिंग दैट इन एंटायर वर्ल्ड, देयर कमोडिटीज, देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है। और ये हो पा रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चौथा, डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। मतलब यार डिस्क्रिमिनेशन मैंने तुमको बोला ना, टाइम के बेसिस पे भी होता है। विंटर्स हमारे यहाँ नवंबर से लेके फेब तक होते हैं, तो जनवरी एंड के आसपास सारे जो विंटर सेलर्स है, विंटर स्टॉक जो बेचते हैं, वुलन्स, वो सेल लगा देंगे। क्यों? वही सेम चीज जो वो शायद 4,000 में बेच रहे थे पीक टाइम में, नवंबर दिसंबर में, जेन्युइन सेल लगती है और वो 3,000 में 2,500 में बिक रही है तुम्हारे सामने। क्यों? बेचना है। अब 8 महीने तक वो स्टॉक एज इट इज पड़ा रहेगा जब तक कि अगली ठंड ना आ जाए। ठीक है। अब वो उसे एज इट इज रखने से अच्छा उसको बेच दिया जाए। राइट। दैट इज टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। आप टाइम के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। एंड यू ऑल्सो डू डिस्क्रिमिनेशन टू ब्रिंग इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या? बेटा पीडीएस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना। ठीक है। हमारे हमारा गवर्नमेंट अगर
लो इनकम ग्रुप को सस्ते में राशन दे रहा है और हम लोग को मिडिल इनकम ग्रुप को या हाई इनकम ग्रुप को कंपैरेटिवली मार्केट रेट्स पे दिया जाता है, महंगे में दिया जाता है। इट इज टू सिक्योर इक्विटी। रिच पुअर का गैप कम करना है, उसे बढ़ाना नहीं है। ओके, ठीक है। रुद्रांश रिपीट। और हाँ, और पहला बोलो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा कैप्चर फॉरेन मार्केट, थर्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, चौथा dispose of surplus stock, and last equity. These are the 5 objectives एग्जाम में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। Now studying various types of price discrimination। बहुत सारा कैटेगरी है और किसने दिया है? पीगू। अल्फ्रेड मार्शल नहीं है इसमें, इसमें पीगू है। पीगू नाम पहले भी आया हुआ है। उसके बाद वाले चैप्टर में बिजनेस साइकिल में, बिजनेस साइकिल पीगू ने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दिए थे, पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म। गुड। 3 तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कौन से? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो होता है जो पर्सन टू पर्सन बेसिस पे हो रहा है। पर्सन टू पर्सन यानी क्या? तुम गए, तुमसे अलग चार्ज किया, मेरे से अलग चार्ज किया, तुम्हारे पेरेंट्स से अलग चार्ज किया। ठीक है, ये क्या है? पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन को देख के उससे प्राइस चार्ज कर रहे हो। बेटा, ये जनरली कौन करता है? इट इज डन बाय डॉक्टर्स, इट इज डन बाय लॉयर्स, इट इज डन बाय पीपल लाइक अस, सीए। ठीक है, पर्सन टू पर्सन बेसिस पे। इनफैक्ट आज तो सिर्फ वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स भी ऐसा करते हैं। ठीक है, पर्सन टू पर्सन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर लिया कि इसको कितना आइडिया होगा प्राइसेस का, उस हिसाब से। इसमें पीवी का कहना है कि कंज्यूमर सरप्लस, याद है कंज्यूमर सरप्लस? व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। इसमें पीयू के हिसाब से आप ऐसी प्राइस चार्ज करते हो, ऐसी प्राइस चार्ज करते हो कि कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है जीरो। सामने वाला जितना पे करना चाहता है, आप एग्जैक्टली वो चार्ज कर लेते हो। मतलब ये पीगू ने बोला बेटा, ये मैं अग्री हूँ, मैं डिसएग्री। है ना, इतना रियल लाइफ में इतना एक्यूरेसी के साथ होना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने इसे ऑब्जेक्ट भी किया है। तुमको इतना डिटेल में नहीं है, तुम तो ये ध्यान रख लो कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इसके हिसाब से आप ऐसा प्राइस चार्ज करते हो कि सामने वाले का कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है जीरो। ठीक है, व्हाट ही वाज विलिंग टू पे, तो उतना ही चार्ज भी कर लेते हो। ठीक है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बेटा ऐसा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। बल्क में खरीदोगे तो पर यूनिट प्राइस कम, कम क्वांटिटी खरीदोगे तो पर यूनिट प्राइस ज्यादा। अगर ऐसा है तो बेटा कंज्यूमर सरप्लस इज गोइंग टू एग्जिस्ट। इस वाले में कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप ज्यादा वॉल्यूम खरीदने वाले को कम रेट में दे रहे हो तो कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट करेगा। तीसरा है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन गिवन बाय पीयू। अब ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या कंज्यूमर ग्रुप। किस तरह के कस्टमर से आप डील कर रहे हो उसके बेसिस पे भी डिसाइड होता है कि, मतलब यार मैंने तुमको बोला ना, सेम चीज अगर तुम राजवाड़ा पे बेच रहे हो तो कम रेट पे बेचोगे, लेकिन वही चीज आप विजयनगर पे जाके बेच रहे हो तो आप ज्यादा रेट पे बेचोगे। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस इज गोइंग टू एग्जिस्ट। ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे, या तुमको लगता है यार विजयनगर वाले एरिया में लोगों की बहुत अच्छी पेइंग कैपेसिटी है, वहां ज्यादा चार्ज कर रहे हो, और राजवाड़ा साइड आप कम चार्ज कर रहे हो क्योंकि वहां कंपटीशन भी ज्यादा है और कम रेट पे बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं चीजें। रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स एमटीपी में आ चुकी है डिग्रीज, और एग्जाम में तो आई है, लेकिन एमटीपी में तो बहुत ही बार पूछी गई है। क्या बच्चा?
थर्ड वाला बता दो, लिखना है तुमको। रिपीट करें, कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया? थर्ड, कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम? सेकंड, पर्सन टू पर्सन। फर्स्ट, किस में कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट करेगा? सेकंड एंड थर्ड। और किस में जीरो है? फर्स्ट, किसने दी है कैटेगरी? पीगू ने दी है। एम आई क्लियर विद दिस? वेरी गुड। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू ग्राफ्स। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचता है? अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब बेटा, जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो बेसिकली आपको तीन क्वेश्चन का आंसर देना होता है। पहला क्वेश्चन, हाउ मच टोटल आउटपुट इज टू बी प्रोड्यूस्ड? टोटल आउटपुट कितना बनाना है? दूसरा क्वेश्चन, कितना आउटपुट कौन से सब मार्केट में देना है? आउटपुट ऑफ ईच सब मार्केट। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी आउटपुट ऑफ ईच सब मार्केट। और तीसरा क्वेश्चन, प्राइसेस इन ईच सब मार्केट। Are going to be the prices in each सब मार्केट। ठीक है, तीन क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, हमने माने हैं दो मार्केट, मार्केट ए, मार्केट बी और एग्रीगेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। मार्केट ए ऐसा मार्केट है जहां पे है इन इलास्टिक डिमांड। कैसी है? तुमको बोला था ना यार, आप अपने मार्केट को सब मार्केट में डिवाइड कर पा रहे हो और अलग अलग मार्केट में इलास्टिसिटी अलग अलग है, तो ही बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ये प्री कंडीशन है। तो हमने दो मार्केट माने हैं, एक मार्केट जिसमें इलास्टिक डिमांड है, मार्केट बी, और दूसरा मार्केट जिसमें इन इलास्टिक डिमांड है, दैट इज मार्केट ए। बताएं, अगर इन इलास्टिक डिमांड होती है तो डिमांड कर्व कैसा बनता है? स्टीप या फ्लैट? बच्चा, आई एम नॉट टॉकिंग परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक। मैं बोल रही हूँ इन इलास्टिक, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो स्टीपर बनेगा प्राइस कर्व, एमआर कर्व, एमसी कर्व। ठीक है, ये तीनों ग्राफ पे यही है और आउटपुट या क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पर। तुमने जैसा बोला, मार्केट ए में क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है तो उसका एआर कर्व थोड़ा स्टीप बनेगा और एमआर कर्व उसके नीचे। ठीक है, एआर ऑफ मार्केट ए एंड एमआर ऑफ मार्केट ए। ठीक है, फिर मार्केट बी में कैसा बनेगा यार? फ्लैट, क्योंकि इलास्टिक डिमांड है तो थोड़ा फ्लैट बनेगा तुम्हारा डिमांड कर्व, और एमआर कर्व उसके नीचे बनेगा, एमआर ऑफ बी मार्केट। ठीक है ना? एंड फाइनली इन दोनों का कॉम्बिनेशन। एग्रीगेट है एआर का और ये एग्रीगेट है एमआर का। एग्रीगेट एमआर और एग्रीगेट एआर। ए ए आर ए एम आर ऐसे लिखा है मैंने। तुम्हारी नोट्स में हो सकता है कुछ अलग है। अब सुनो, मैंने ऐसा टर्न क्यों ले रहा है ऐसा ऐसा?
बेटा ये दोनों को बस ऐड किया है टू गेट दिस। ठीक है। अब ये ऊपर का हिस्सा केवल मार्केट ए में देखने को मिल रहा है, मार्केट बी में है ही नहीं। तो इन दोनों को जब ऐड किया ना तो अचानक से ये वाले हिस्से से बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ नया बना दिया मैंने। एडिशन करने पे जहां से फ्लैटर ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो अचानक से दो चीजें ऐड हुई है, एंड दैट इज व्हाई दैट ग्राफ इज टेकिंग अ टर्न। नथिंग न्यू विद दैट। एम आई क्लियर? ठीक। अब मुझे बताओ, टोटल आउटपुट कितना बनाना चाहिए? व्हाट आर द टू कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम? MR should be equal to MC, and after becoming equal, MC should be rising. तो भैया एग्रीगेट वाले ग्राफ में आओ, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है रे? यू शेप्ड होता है। अरे होता है कि नहीं? हाँ। तो बताओ MR MC यहाँ बराबर हो गए। इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं। ओ एम इज द लेवल ऑफ आउटपुट जितना मेरे को बनाना चाहिए। अरे इतना ही बनाना चाहिए। वेरी गुड। OM is the level of output that I should produce. अब इस OM लेवल ऑफ आउटपुट पे ये बेटा पहला आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब ये OM लेवल ऑफ आउटपुट पे मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो है E से लेके M तक। E से लेके M तक। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दोनों सब मार्केट में कितना गुड सप्लाई करना होगा। अभी तो मैंने टोटल बता दिया कि भैया मेरे को OM आउटपुट बनाना है, लेकिन मार्केट ए में कितना बेचना है और मार्केट बी में कितना बेचना है ये मैं कैसे पता करूंगी? तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने जो मार्जिनल कॉस्ट है ना ई से लेके एम तक, ई से लेके एम तक, वो मैंने एक्सटेंड कर दी है मार्केट ए में भी और मार्केट बी में भी थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब मेरा मार्जिनल कॉस्ट जितना है, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए और मार्जिनल कॉस्ट E1 पे बराबर हो रहा है। अरे हो रहे हैं क्या? तो मेरे को मार्केट ए में OM1 लेवल ऑफ आउटपुट बेचना चाहिए, और मेरा मार्जिनल कॉस्ट मार्केट बी के MR को इंटरसेक्ट कर रहा है E2 पर। तो मार्केट बी में MR ऑफ मार्केट बी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जहां होगा उतना आउटपुट में मार्केट बी में बेचना चाहिए। तो से फॉर एग्जाम्पल OM2 लेवल ऑफ आउटपुट। समझे कि नहीं समझे? आई एम रिपीटिंग व्हाट आई सेड। ठीक है। देखो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है ना? मार्जिनल कॉस्ट। अब बेटा मार्जिनल कॉस्ट तो क्या है, टोटल में ही निकलती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी ना चेंज हो रही है, आप बेच अलग अलग मार्केट में रहे हो, बना तो इकट्ठा ही रहे हो ना। ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट से फॉर एग्जाम्पल EM जो अपन ने मार्जिनल कॉस्ट निकाला वो 5 रुपए था। हाँ। तो मैं ये 5 रुपए वाला जो कॉस्ट आया ये मार्केट बी में भी एक्सटेंड कर दिया मैंने और मार्केट ए में भी एक्सटेंड कर दिया। कर दिया क्या? कर दिया। कर दिया मैंने। हाँ। तो ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए जब बराबर हो रहा है तो मार्केट ए का इक्विलिब्रियम आया था। तो मार्केट ए में मेरे को OM1 लेवल ऑफ आउटपुट बेचना है, और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन जब MR को इंटरसेक्ट कर रहा है मार्केट डी के, तो वहां पे MRMC बराबर हो गए मार्केट डी में, तो मेरे को OM2 लेवल ऑफ आउटपुट बेचना है। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट तो 5 कांस्टेंट है। MR of market A should be equal to MR of market B should be equal to marginal cost. This is the condition of equilibrium to sell two markets, मतलब goods in two different markets. मार्जिनल कॉस्ट अगर 5 रुपए है, अगर मैं तुमको बोलती हूँ इस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए, और इसी पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होने चाहिए, तो ये सभी 5 रुपए ही हो गए ना। ठीक है। यानी कि मेरा इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा और कितना गुड मेरे को बेचना है अलग अलग मार्केट में, उसका कंडीशन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। ठीक। वेरी गुड। तुम ये बात समझ रहे हो? OM1 मार्केट ए में बेचना है, OM2 मार्केट बी में बेचना है। OM1 और OM2 को मैं ऐड करूंगी तो मेरे को OM के बराबर आउटपुट मिलेगा। समझे कि नहीं रहे?
टोटल आउटपुट ओएम है, OM1 मार्केट ए में बेचना है, OM2 मार्केट टू में बेचना है। ठीक है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। तुमको अभी बोला कि इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा जब एमआर ऑफ मार्केट ए शुड बी इक्वल टू एमआर ऑफ मार्केट बी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अरे हाँ है ना? हाँ। अब मुझे बताएं कि दो मार्केट है, मार्केट एक्स और मार्केट वाई। अरे है क्या? हाँ। मार्केट एक्स में तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू है 15 रुपए, और मार्केट वाई में मार्जिनल रेवेन्यू है 12 रुपए। बताएं इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा? मार्केट एक्स में 15 रुपए, मार्केट वाई में 12 रुपए। क्वेश्चन, ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम मार्केट ए टू मार्केट, सॉरी, मार्केट एक्स टू मार्केट वाई। ऑप्शन बी, ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम मार्केट वाई टू मार्केट एक्स। ऑप्शन सी, नो चेंज इज टू बी मेड। ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव। मार्केट एक्स में 15 रुपए में बिक रहा है और मार्केट वाई में 12 रुपए में बिक रहा है। ठीक है। तुमको बताना है इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन ए, ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम मार्केट एक्स टू मार्केट वाई। ऑप्शन बी, ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम मार्केट वाई टू मार्केट एक्स। ऑप्शन सी, नो चेंज, नो ट्रांसफर। ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव। कितने लोग बोल रहे हैं इट इज ऑप्शन ए? कितने लोग बोल रहे हैं इट्स ऑप्शन बी? रघुरांश, बेटा द करेक्ट आंसर इज goods will be transferred from market Y to X. And then, now listen what is going to happen. मार्केट एक्स में सेम कमोडिटी 15 रुपए में बिक रही है और मार्केट वाई में 12 रुपए में बिक रही है। मेरे को कहाँ बेचने में ज्यादा फायदा है? 15 में। ठीक है, तो सीधी बात है, यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा और इधर है कम। तो व्हाट आई डू, आई स्टार्ट टेकिंग गुड्स फ्रॉम मार्केट वाई और मैं कहाँ पे बेचने जाऊंगी? एक्स की तरफ। एक्स की तरफ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 15 रुपए में बेचने को मिल रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से मार्केट वाई से कुछ उठा के मार्केट एक्स में बेचूंगी, तो इधर का सप्लाई बढ़ते जा रहा है एक्स का, तो धीरे धीरे एक्स की प्राइस गिरते जाएगी, और वाई का सप्लाई कम होते जा रहा है, वाई से गुड्स खत्म होते जा रहे हैं, तो वाई का प्राइस बढ़ते जाएगा। क्या? वाई का सप्लाई तो कम हो रहा है ना बेटा। जब मैं गुड्स ट्रांसफर करूंगी फ्रॉम वाई टू एक्स, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वाई से उठा के मैंने एक्स में गुड्स डाले, तो एक्स का सप्लाई बढ़ते जा रहा है तो इसकी प्राइसेस घटती जाएंगी, और वाई का सप्लाई कम होते जा रहा है, इसके पास जितना आउटपुट था वो उठा के मैंने एक्स में भेज दिया, तो एक्स का प्राइस धीरे धीरे, सॉरी, वाई का प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। There will be a point when they will be in equilibrium. MR of A will become equal to MR of B will be equal to marginal cost. समझे क्या? सिंपल लॉजिक है। जहां पे रेवेन्यू ज्यादा, वहां पे ट्रांसफर करना है गुड्स, क्योंकि हमको तो ज्यादा मुनाफा चाहिए। ओके, तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, मार्केट एम मार्केट एम में प्राइस चल रही है 18 रुपए और मार्केट ओ में प्राइस चल रही है 20 रुपए, बताओ कहां से कहां ट्रांसफर करूं? एम से ओ के पास। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आ गए क्वेश्चन एग्जाम अगेन। तो क्या तुम्हें सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है?
MR of A should be equal to MR of B should be equal to marginal cost. I am again telling you, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आज तक नहीं आए, आज तक ये ग्राफ नहीं पूछे, ठीक है? सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हैं ये थ्योरी वाले, 3 क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं यार, तुमने ये तो बता दिया कि कौन से मार्केट में कितना आउटपुट बेचना है, लेकिन कौन से मार्केट में कितना प्राइस रखना है ये नहीं पता है तुम। तो अब उसके लिए तुमको पता लग गया है ना कि OM1 बनाना है तुमको मार्केट ए में, ये परपेंडिकुलर एक्सटेंड करो AR कर्व तक। AR कर्व के तुम्हारा प्राइस कर्व पता है? OM1 आउटपुट बनाने के लिए कितना एवरेज रेवेन्यू मिलेगा? OP, OP1 से फॉर एग्जाम्पल। अरे हाँ, और सेम थिंग यू हैव टू डू विथ मार्केट बी ऑल्सो। मार्केट बी में तुमको OM2 लेवल ऑफ आउटपुट बनाना है, प्राइस पता करनी है तो AR कर्व तक एक्सटेंड कर दो परपेंडिकुलर। तो मार्केट बी में प्राइस कितनी आ रही है? OP2। क्या तुम अपने ग्राफ में भी देख सकते हो और इस ग्राफ में भी देख सकते हो OP1 बड़ा है और OP2 कम है। प्राइस इन मार्केट ए ज्यादा है, प्राइस इन मार्केट बी कम है। क्यों? क्योंकि मार्केट ए में डिमांड कैसी है? इन इलास्टिक, और मार्केट बी में कैसी है? इलास्टिक। तो प्राइस कैसी चार्ज करनी है बच्चा? यू विल चार्ज अ हायर प्राइस in inelastic market and you will charge a lower price in elastic market. वही सेम चीज यार जो शुरू में पढ़ी थी वही कंक्लूड हुई है इस ग्राफ की मदद से। आया समझ में ग्राफ और ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, कृपया रिपीट करें, बताएं। अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है अलग अलग मार्केट्स में, तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द total output? कैसे निकालते हो total output? MR equal to MC and after becoming equal, MC must be rising. Second, क्या? कितना आउटपुट कौन से मार्केट में प्रोड्यूस होना चाहिए? ठीक है, MRA equals to MRB equals to मार्जिनल कॉस्ट, मतलब कितना आउटपुट कौन से मार्केट में बेचना चाहिए ना, प्रोड्यूस होना चाहिए। एंड लास्टली, कौन से मार्केट में कैसी प्राइस होगी? इन इलास्टिक डिमांड वाले मार्केट में हाई प्राइस और इलास्टिक वाले में लो प्राइस। ठीक है, कमिंग ऑन टू लास्ट थिंग ऑफ मोनोपोली, कि मोनोपोली का क्रिटिकल अप्रेजल। से क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मोनोपोली, यानी कि तुमको प्लस पॉइंट्स भी बताने हैं, तुमको माइनस पॉइंट्स भी बताने हैं। बताएं प्लस पॉइंट्स क्या है? क्रॉस, बताओ। प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है मोनोपोलिस्ट, ये फायदा है। ठीक है, और क्या? एट टाइम्स उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि वो इकलौता सेलर है जो सब कुछ बना रहा है। ही इज अ प्राइस मेकर, वो अपना प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है। द डिसीजन आर गोइंग टू बी फास्ट। बेटा क्रॉस से ज्यादा कौन है? सोशल वेलफेयर अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वो इकलौता सेलर है और वो मुनाफे के लिए काम कर रहा है, तो वो एफिशिएंसी के साथ तो काम नहीं करेगा, वो तो कहीं भी रुक सकता है जहां उसे सुपरनॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। वो एफिशिएंसी का ध्यान नहीं देगा कि यार मेरे को सबसे कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करना है, तो एफिशिएंसी अफेक्टेड है, इज नॉट प्रोड्यूसिंग एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर ऐसा है तो लोगों को ज्यादा प्राइस भरनी पड़ रही है सेम कमोडिटी के लिए, चॉइसेस कम है लोगों के पास, लोगों को चॉइस ही नहीं मिल रही है, जो वो बेच रहा है बस वही खरीद सकते हैं लोग, जिस प्राइस पे बेच रहा है जिस क्वालिटी पे बेच रहा है वही खरीदना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, देन एट टाइम्स देर इज अ शॉर्ट सप्लाई, क्योंकि एक ही सेलर है पूरे मार्केट में, तो सफिशिएंट सप्लाई नहीं रहता है मार्केट में। ये सारे पॉइंट्स वैसे तुमको दिए हुए हैं, मैं बस शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, और क्या? बेटा एट टाइम्स these people get involved politically, there is a lot of political interference from their side at times,
गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बताएगी, ये भी यही लोग गवर्न कर रहे हैं, अगर ये प्राइवेट मोनोपोली है तो। ठीक है, यानी कि ये एकदम पावर में रहते हैं, दैट इज वाई बहुत सारी बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। ओके, क्लियर है? पक्का? श्योर? इसके साथ मोनोपोली मार्केट होता है खत्म। अभी तो बचा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, दोनों बचे हैं। रिपीट करें, मोनोपोली के क्या फायदे? सुपर प्रॉफिट, प्राइस मेकर, क्विक डिसीजंस, इकोनॉमी ऑफ स्केल, राइट? दिक्कतें कहाँ है यार, दिक्कतें कहाँ है? सोशल वेलफेयर अफेक्टेड है, एफिशिएंसी अफेक्टेड है, प्राइस ज्यादा, सप्लाई कम, चॉइस लिमिटेड, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एम आई क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा कैटेगरी ऑफ मार्केट। ये छोटा है, ये इतना बड़ा नहीं है, तुम्हें आसान भी लगेगा। ओलिगोपोली बड़ा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, विच इज ऑल्सो नोन एज इनपरफेक्ट कंपटीशन, उसे बोला जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन भी। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नाम से समझ रहे हो, मोनोपोली और कंपटीशन वाले मार्केट का मिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें पहला ही फीचर ये है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कैसे बायर्स एंड सेलर्स हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो पीसीएम का भी फीचर था, लेकिन इसमें क्या अलग है? हर सेलर का हर सेलर का छोटा मार्केट शेयर होता है। देयर इज अ स्मॉल मार्केट शेयर ऑफ ईच सेलर। तुम्हारे घर के आसपास जो ग्रोसरी शॉप देखते हो, फुटवेयर की दुकानें, कपड़े की दुकानें, ये सारे सैलून, ये सब आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, इनफैक्ट सोप्स, डिटर्जेंट्स, शैम्पूस, ऑल आर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। टूथपेस्ट इंडस्ट्री पूछा जा चुका है एग्जाम में। टूथपेस्ट इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल है? आंसर विल बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्यों? क्योंकि देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और हर एक सेलर का छोटा छोटा मार्केट शेयर है। बेटा ढेरों ब्रांड होते हैं टूथपेस्ट में भी, बहुत ही सारे। कुछ तो वेल नोन है जो तुमको पता है, लेकिन उसके अलावा डेंटिस्ट अलग ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, होटल वाले अलग ही ब्रांड्स रखते हैं। ओके, 5 स्टार होटल्स में उनके अपने ब्रांडिंग होती है। सो देर आर सो मेनी ब्रांड्स अवेलेबल एंड ईच वन हैविंग अ छोटा छोटा सा मार्केट शेयर। तुम्हारे घर के आसपास की ग्रोसरी शॉप्स फिक्स होंगी तुम्हारे। किराने की शॉप भैया ये वाले हम दो किराने, तुम्हारे घर के आसपास भी 10-12 ग्रोसरी शॉप्स होंगी, लेकिन तुम्हारी फिक्स दुकान है कि हम तो यहाँ एक दो लोगों से ही खरीदते हैं। यानी कि वो भैया अगर तुम्हें बोले ना कि यार ये वाले पापड़ की जगह ये वाला पापड़ लेके जाओ, तो शायद उनकी बात मान भी लेते हो। क्यों? क्योंकि वो शायद तुम्हें सही सजेस्ट करेंगे, खाता चलता है तुम्हारा उनके यहाँ। दीज आर द काइंड ऑफ टर्म्स यू हैव विद दीज पीपल। हर एक पर्सन का क्योंकि छोटा छोटा मार्केट शेयर होता है, इसीलिए वो मोनोपोलिस्ट की तरह एक्ट करता है। बेटा यूं तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है इन द मार्केट, ये कंपटीशन का फीचर है, लेकिन हर एक सेलर का छोटा मार्केट शेयर है। और उस छोटे से मार्केट शेयर में वो किराने वाले भैया, वो कपड़े वाले भैया तुमको कुछ सजेस्ट करते हैं तो तुम उनका सजेशन मान लेते हो। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इन दैट स्मॉल शेयर ही एक्ट्स एज अ मोनोपोलिस्ट। उनकी बातें मानी जा रही है। क्लियर? पहला फीचर दैट शोज कि मोनोपोली और कंपटीशन का मिक्स है ये मार्केट। दूसरा फीचर, कैसे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। बेटा पीसीएम में देयर वर होमोजेनस प्रोडक्ट्स, लेकिन इस तरह के मार्केट में देयर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। व्हाट डू आई मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एडिंग सम यूनिक फीचर्स टू योर प्रोडक्ट। कैसे फीचर्स? जिससे कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखे। अरे कोलगेट टूथपेस्ट ब्रांड में टॉप पे है, मार्केट शेयर बहुत ज्यादा लेके बैठा है,
उसके बावजूद भी तुमको नहीं लगता वो कुछ ना कुछ इनोवेट ही करते रहता है? नीम वाला, वेद शक्ति, चारकोल, नमक है, और कूलिंग क्रिस्टल्स, मैक्स फ्रेश, नॉर्मल, और और भी आते हैं। नींबू नींबू वाला भी आता है। ठीक है, राइट। क्या आती है? सीटी आती है। ओके, ठीक है। यानी कि बेसिकली यू आर ट्राइंग टू ऐड सम यूनिक फीचर टू योर प्रोडक्ट, जिससे कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखे। यहाँ पे ये लोग प्राइस के बेसिस पे झगड़ना पसंद नहीं करते, ये लोग फीचर्स के बेसिस पे झगड़ना पसंद करेंगे। ये लोग अपना मार्केट शेयर कैसे क्रिएट कर रहे हैं? अपने प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर ऐड करके, जिससे कि उनका प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखे। और वो कस्टमर अगर एक बार उनका प्रोडक्ट यूज करने लग जाता है, तो बार बार उन्हीं का प्रोडक्ट यूज करे। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चा, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो इन्हें बाकी मार्केट से बिल्कुल अलग कर देती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन is the unique feature of monopolistic competition. Clear? तीसरा, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। कैसा एंट्री एंड एग्जिट? मैंने ये कहाँ बताया था तुमको? परफेक्ट कंपटीशन में मैंने तुमको एक और चीज बोली थी कि जब भी ये फीचर है, तो एक ही इम्प्लीकेशन है इसका, लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट्स होंगे। लॉन्ग रन में नहीं, सुपर नॉर्मल नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट। जब भी देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, बच्चा लॉन्ग रन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही हो पाएंगे। कैसे प्रॉफिट हो पाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे अगर आज की तारीख में तुम कोई ग्रोसरी शॉप खोलना चाहते हो, कोई दिक्कत है क्या खोलने में? नहीं, कोई तुम्हें नहीं रुकने वाला है। यानी कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट की वजह से लॉन्ग रन में तुम्हें कैसे प्रॉफिट्स होने वाले हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। चौथा फीचर, नॉन प्राइस कंपटीशन। मैंने तुमको अभी बताई ये बात। ये लोग क्या प्राइसेस के बेसिस पे झगड़ना पसंद करते हैं कि और कोलगेट वाले ने 60 रुपए का पेस्ट निकाला है ना, तो मैं भी 60 रुपए का ही निकालूंगा। क्लोजअप वाला ऐसा सोचेगा क्या? नहीं, वो 60 का निकाल रहा है, मैं मेरे फीचर्स के हिसाब से 62 का निकाल सकता हूँ या 58 रुपीज का निकाल सकता हूँ। दैट इज देयर कॉल कंप्लीटली। एम आई क्लियर? ठीक है, यानी कि नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कि आप प्राइस के बेसिस पे झगड़ना पसंद नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट लाइकिंग प्राइस वॉर्स। नुकसान है यार, इसमें उन लोगों का ही नुकसान है। यू डोंट अप्रिशिएट प्राइस वॉर्स। ओके, वहां पे दिया नहीं है, लेकिन मैं एडिशनली बता रही हूँ क्योंकि ये तुम्हें पता होना चाहिए। बताओ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं या नहीं? मतलब लक्स वाले ने अपने साबुन का रेट बढ़ा दिया तो तुम रोने लग जाओगे क्या कि अब हम घर में क्या लाएंगे? नहीं, क्या उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, इजीली मिल जाते हैं। हाँ, तो this product has got its close substitutes। तुम बताओ, अगर किसी भी प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, सोप, डिटर्जेंट, शैम्पूज, ग्रोसरी वाले, फुटवेयर वाले, तो ऐसी सिचुएशन में ईपी कैसा होगा? प्राइस इलास्टिसिटी वुड बी ग्रेटर देन 1। आपका डिमांड कर्व कैसा बनने वाला है? इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा बनता है बच्चा? फ्लैट। डिमांड कर्व इज गोइंग टू बी फ्लैट। कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग तो रहेगा लेकिन फ्लैट रहेगा। एआर कर्व, एमआर कर्व। एआर के नीचे ही होता है एमआर। इसमें इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है? सेम ही तरीका है ना। MR should be equal to MC, and after becoming equal, MC should be rising। कुछ नया नहीं बताया ये लोग। रिपीट करें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसे बायर्स एंड सेलर्स हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं?
यूनिक फीचर्स वाले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दे ट्राई टू ऐड समथिंग यूनिक इन देयर प्रोडक्ट। बताएं, अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं तो कैसी एंट्री एग्जिट ली है? देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। तो अगर ऐसा है तो लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। ठीक है, बताएं, क्या हर एक सेलर का छोटा छोटा मार्केट शेयर है? हाँ। यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट है या नहीं? क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो ईपी कैसा होगा? ग्रेटर देन 1। एंड फाइनली, क्या ये प्राइस के बेसिस पे झगड़ते हैं? नहीं, ये फीचर्स के बेसिस पे झगड़ेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं आखिरी चीज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बेटा शॉर्ट रन में तीनों सिचुएशन हो सकती है, बड़ा आसान है। आई वाइंड अप इन 5-10 मिनट्स, डोंट वरी। शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में यू कैन एक्सपीरियंस थ्री सिचुएशंस। क्या? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन बच्चा लॉन्ग रन में हमेशा क्या होएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अभी तुमको बताया यार, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, राइट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जब टी आर इज ग्रेटर देन टीसी या ए आर इज ग्रेटर देन एसी, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सॉरी, सुपर नॉर्मल लॉस क्या होता है? टी आर इज लेस देन टीसी या ए आर इज लेस देन एसी। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? टी आर इज इक्वल टू टीसी या ए आर इज इक्वल टू एसी। अब मेरे को ग्राफ बनवाना है। तुमको तो बनाए हुए देके रखे हैं शायद, है ना? अरे बने हुए हैं तुम्हारे ग्राफ्स, है ना? तुम्हें तो बस देखना है। मुझे बनवाओ। ए आर एम आर कर्व कैसा बनाओ? अरे बोलो। डाउनवर्ड स्लोपिंग, ए आर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग, एम आर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव जा रहा है। अब मुझे बताओ एवरेज कॉस्ट कहाँ बनाना है? ये चारों ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। एसी का ग्राफ ए आर के नीचे से निकालना है। कैसा शेप्ड होता है एसी? यू शेप्ड होता है। और एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे कौन सा ग्राफ काटेगा? मार्जिनल कॉस्ट। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जहां एमआरएनसी बराबर है और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। ये इक्विलिब्रियम है। तुम्हें ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहिए। इस पॉइंट से मैंने एक्सटेंड कर दिया है। ये एवरेज रेवेन्यू को टच कर रहा है एफ पे और एवरेज कॉस्ट को से फॉर एग्जाम्पल टच कर रहा है जी पे। ठीक है ना? तुम मुझे बताओ तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू कितना है? एफ क्यू, एफ से लेके क्यू तक। और एवरेज कॉस्ट कितनी है? जी क्यू, जी से लेके क्यू तक। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है? एफ क्यू माइनस जी क्यू। कितना हो गया? एफ जी। एफ जी तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो शेडेड एरिया क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है ये? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मेरे को सुपर नॉर्मल लॉस बताना है, बताएं, ए आर एम आर कर्व पे डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाऊंगी मैं? एसी कर्व कहाँ बनाऊं? ए आर के ऊपर। एसी को मिनिमम पे कौन सा काट रहा है? एमसी। जहां पे एमआरएनसी बराबर है, कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये वाले पॉइंट पे क्या मुझे ग्राफ एक्सटेंड कर देना चाहिए, परपेंडिकुलर ऊपर तक ले जाऊं? हाँ। तो मेरा एवरेज कॉस्ट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एफ पे और एवरेज रेवेन्यू पे से फॉर एग्जांपल जी पे। बताएं एवरेज कॉस्ट कितनी? एफ क्यू। अरे बोलो ना। एवरेज कॉस्ट एफ क्यू हो गई और एवरेज रेवेन्यू पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जी। तो जी से लेके क्यू तक क्या है ये मेरा? एवरेज रेवेन्यू। तो बचा एवरेज लॉस कितना है यार? एफ क्यू माइनस जी क्यू। फिर से क्या हो गया? एफ जी। एफ जी मेरा एवरेज लॉस है। तो ये पूरा एरिया परपेंडिकुलर बाय एक्सिस पे ड्रॉप करे मैंने एफ और जी से, तो ये हो गया सुपर नॉर्मल लॉस।
ठीक है ना? हाँ, तो मेरे को बताना है नॉर्मल प्रॉफिट। ये ग्राफ थोड़ा सा अलग है, तो ये ध्यान से देखना प्लीज। ARMR जैसे बनते हैं वैसे ही बने, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एवरेज कॉस्ट की जगह तुम्हें देके रखा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। जस्ट चेक योर ग्राफ, इट इज LAC। क्योंकि तुमको बताना है कि लॉन्ग रन में यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, जैसे ही फ्री एंट्री फ्री एग्जिट आ गया, यानी कि लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना? हाँ, तो अब सुनो, ये यू शेप ग्राफ जो बना है, ये मेरा LAC बना है। LAC। जब मेरे को ऐसी सिचुएशन बतानी है कि AR और AC सिर्फ बराबर है, तो तुमको पता है मैं एक पॉइंट पर टच करके निकालना है मेरे को। AR के एक पॉइंट पर टच करते हुए एवरेज कॉस्ट निकालना होता है। अब ये मेरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट नहीं है, ये मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी यू शेप्ड होता है। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या उसको मिनिमम पे काटेगा? यस। हाँ, ये तो उसको मिनिमम पे ही काटेगा। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इसको मिनिमम पे काट रहे हैं। काट रहा है क्या? ठीक है। अब तुम मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ चाहिए वो? MRMC तो यहाँ बराबर है, तो तुमको कितना आउटपुट बनाना चाहिए? OQ लेवल ऑफ आउटपुट कितना आउटपुट बनाना चाहिए? OQ, एक मिनट यार, तुम्हारे नोट्स में ये क्यू लेबल्ड है या कुछ और है? क्यू ही है ना? अब मेरे को है ना लेबलिंग्स बता देना प्लीज। बच्चा मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर रही हूँ क्या? तो मेरे को यहाँ का लेबल बताओ ना, क्या लिखा है? T। ओके। फिर यहाँ भी कुछ लिखा है, L है ये। और यहाँ कुछ लिखा है, R लिखा है। हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अब सुनो, मैं कितना आउटपुट बनाऊंगी मैं? अगर ये मेरी फॉर्म है, तो मुझे कितना आउटपुट बनाना चाहिए? OQ लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहिए। दैट इज योर सजेशन। क्योंकि यहाँ पर मैम MRMC बराबर हो रहा है और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। तो तुम्हारे सजेशन के हिसाब से जब मैंने परपेंडिकुलर एक्सटेंड किया ARAC तक, तो बताओ ना मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना है? TQ है। और मेरा एवरेज कॉस्ट कितना है? फिर से TQ है। तो क्या एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर है? एवरेज रेवेन्यू भी TQ है और एवरेज कॉस्ट भी TQ है। क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट बना रहे? जहाँ LAC ऐसे ही नहीं दिया गया है। पहले तुम मुझे बताओ एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट होता क्या है? जब LAC उसके मिनिमम पे है। बताओ तुम, तुम्हारा ग्राफ देख के LAC उसके मिनिमम पे कौन से पॉइंट पे आया है? L। तो अगर मैं एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट बनाऊंगी तो L से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो मेरे को तो OR लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहिए था ना? अरे हाँ, L पे मेरा LAC मिनिमम हो रहा था, और अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करती, तो मेरे को तो OR लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहिए था। लेकिन तुमने तो मेरे को सजेस्ट करा कि नहीं 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 नहीं, आप OQ बनाओ। तुमने गलत किया है या सही किया? क्यों सही किया यार? तुम एफिशिएंट लेवल पे तो काम ही नहीं कर रहे हो। LAC उसके मिनिमम पे जहां पहुंचता है वहीं उसे LMC काटता है। तो आइडियली तो यार हमको एफिशिएंट लेवल पे काम करना चाहिए था ना, हमको L पे काम करना चाहिए था। पॉइंट L से परपेंडिकुलर ड्रॉप करती तो OR बनाना चाहिए था। तो तुम क्यों बोल रहे हो कि ये नहीं करना चाहिए आपको? क्या दिक्कत है एफिशिएंसी पे काम करने में? मैं बना लेती हूँ OR। करेक्ट। बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इफ यू सी, एवरेज कॉस्ट ऊपर हो गई है और एवरेज रेवेन्यू नीचे रह गया है। अगर मैं एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट बनाने की कोशिश करूंगी, मैं प्रॉब्लम में हूँ। वाई आई एम इन प्रॉब्लम बच्चा? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट जहां काट रहा था इसको,
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट ऊपर है और एवरेज रेवेन्यू उसके नीचे है, यू विल बी इन लॉस। अगर तुम एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोडक्शन करने की कोशिश कर भी लोगे ना, तो तुम लॉस में चले जाओगे। डिमांड सप्लाई का खेल है यार सब कुछ। जरूरत से ज्यादा सप्लाई कर दोगे तो मुनाफे कम हो जाएंगे। एम आई क्लियर? तुम लॉस में घुस जाओगे। तो क्या मोनोपोलिस्ट एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पे काम करता था? मोनोपोलिस्ट नहीं, नहीं। क्या मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सेलर्स एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पे काम करते हैं? नहीं। केवल एक ही मार्केट अभी तक तुमने ऐसा देखा जहां पे एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पे काम करना ही पड़ेगा, कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन। ना तो इसमें करते हैं और ना ही मोनोपोली में करते हैं। बच्चा एंड ध्यान रखना, स्कैनर में तुम्हें क्वेश्चन दिखेंगे, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म बोल रहे हैं या मोनोपोलिस्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। और मोनोपोलिस्ट बोल के छोड़ दिया है ना, मोनोपोली की बात होगी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ओके। तो यहाँ पे एक लाइन देकर रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पे काम नहीं करते। In a monopolistic competition, firms do not operate at efficient level of output। मतलब हम अज्यूम करते हैं कि फर्म्स के पास हमेशा एक्सेस कैपेसिटी होगी। क्या होगी? एक्सेस कैपेसिटी होगी। एक्सेस कैपेसिटी आने के फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज हो रही है इनकी कैपेसिटी। ओआर बना सकते थे, ओक्यू पे ही रुक गए। यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की कैपेसिटी इन लोगों के पास हमेशा बची रहती है। ठीक है। एक्सेस कैपेसिटी होना यानी कि यू आर नॉट वर्किंग एट एफिशिएंट लेवल ऑफ आउट। एम आई क्लियर विथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? ठीक है। कल वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ ओलिगोपोली एंड विल फाइंड द ओलिगोपोली। मतलब यही वाला चैप्टर और यूनिट खत्म हो जाए। ओके।